अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर के एक जनरल इलेक्शंस के लिए जो बजट 2022-23 फिस्कल ईयर के लिए जो एलोकेशन थी वो सिर्फ 5 अरब रुपए थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिस्कल ईयर पिछले 6-7 महीने में कम्युनिकेशंस हुई विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कोई करीबन 54 बिलियन की डिमांड रेज की, लेकिन बात हो रही है जनरल इलेक्शन जो कि फिस्कल ईयर 23-24 में होने थे उसके हवाले से, और फाइनेंस डिवीज़न ने उनके साथ कम्युनिकेशन की। वो स्टैंडर्ड है कि कोशिश करते हैं कि कट शट को कॉर्नर्स करें, को सेविंग करें। तो फाइनल फिगर जो था वो 47.4 अरब का तय हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से, मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये एक आइन जो दोबारा लिखा गया 63A के तहत, ये उसका नतीजा था। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो फिर तो पंजाब में हुकूमत चल रही थी, एक हुकूमत में तब्दीली आ चुकी थी और वो अपने मुद्दत पूरी करती और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त होते। तो वो जो एक डेवलपमेंट थी उसने काफ़ी खराबियों का उससे जन्म हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत जो है वो 25 मेंबर्स का ना तो कोई गुनाह था, उनके वोट नहीं गिने गए। एक महले एक सिंपल जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी, आप खुद लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो आप कि मैंने ये वोट देना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगेंस्ट द पार्टी लाइन, और फिर मैंने सीट खोनी है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज तक दुनिया हैरान है कि 63A की एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई। उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया, और फिर ये 2 असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। और हमने देखा कि 2 असम्बलियों के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री में आई। मीडिया उसकी बात कर रहा था कि 50% मजीद खर्चा होगा, स्पेकुलेशन थी मीडिया में। तो हमने लिखा फाइनेंस ने कि जी आपने जो ये 2 असम्बलियों को अलहदा किया है और आप फंड्स मांग रहे हैं, तो आपके कितने एडिशनल अखराजात होंगे, क्योंकि अब आप इलेक्शन को, एक तो यह है कि एक ही दिन आप इलेक्शन करवाते हैं, आप एक से ज़्यादा बैलेट आप स्टैम्प करते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है मोबिलाइज एक वक्त के लिए होती है, जो कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती। उसकी मोबिलाइजेशन हफ्ता 10 दिन, उसकी डीमोबिलाइजेशन, उसमें अच्छा खासा ये सारा खर्चा उसी के लिए है। तो उसके नतीजे में उन्होंने हमें जो अमाउंट दिया वो दिया 14.4 अरब। तो इन एनी केस फालतू खर्च होगा, यानी आफ्टर नेगोशिएशन अगर एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो 47.4 बिलियन। अगर ये 2 इलेक्शन स्प्लिट होके होते हैं और वो होते हैं तो फिर एटलीस्ट अनदर 14.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि 62 बिलियन जी। तो इस प्रोसेस में जब एक पिटीशन फाइल हुई और एक ऑर्डर आया 4 अप्रैल को, तो उस वक्त इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 6 अप्रैल को एक करारदाद पेश की, और जो पास किया वो रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को, और जिसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्ट्री बाउंड हो गई कि ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये चीज़ एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपका आइन जो है वो आर्टिकल खासकर बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से आर्टिकल 80, 80, 81, 82, 83, 84 गवर्न करता है। जाहिर है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो सेंस थी, जो करारदाद कंसेंसस से पास हुई, और जिसके ऊपर जाहिर है कि इखलाकन और अदरवाइज एक जो सॉवरन पार्लियामेंट की जो एहतराम होता है, तो वज़ारत ख़जाना के पास सिंपल जो प्रोसेस है जिसको बार बार इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है वो अवेलेबल नहीं था। यानी कि पूरे साल में जब आप एक
यानी बजटेड अमाउंट से आगे जाते हैं तो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री होती है, वो मिनिस्ट्री अपना किसी खर्च को कम करती है, कहती है इधर से हम काट लेते हैं, फलां मद में हमें दे दें, या इंटर मिनिस्ट्रियल भी होती हैं, दोनों मिनिस्ट्रीज की कॉन्सेंट होती है, या फिर प्योर सप्लीमेंट्री होती है कि अगर वहाँ अगर रखा है आपने 5 अरब तो आपको चाहिए और 20 अरब, तो वो एक प्योर सप्लीमेंट्री है कि आपको वो उसके बजट के अंदर नहीं, आपको एक्स्ट्रा देना है। तो ये वो प्रोसेस था जिसके लिए बाय द वे ना कि कोई समरी किसी ने मूव की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ना किसी और जगह से कोई, तो ईसीसी या काबीना हवा में तो नहीं कर सकती, देयर इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस फॉलो होता है। प्रोसेस ये है कि इस तरह की जो सप्लीमेंट्री आती हैं, डजन्स आती हैं और हर महीने आती हैं, टेक्निकल भी आती हैं, रेगुलर भी इक्का दुक्का आती है। कोशिश होती है हुकूमत की और वजारत ख़जाने की कि रेगुलर सप्लीमेंट्रीज अनलेस टोटली अनअवॉइडेबल वो आखिरी क्वार्टर से पहले ना दें, वो मैनेज करे 3 क्वार्टर से फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये जो सप्लीमेंट्रीज के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, ये फैसला ये हुआ कि एक ही तरीका है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसी ढूंढी जाए, हवा में तो नहीं आप जाके कह सकते। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ईसीसी में या काबीना में। तो ये सोचा गया कि क्या किया जाए, तो कोई उसके ल्यू में हमने 81E का सहारा लिया। ये है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब उसके तहत हमने 81D पहले देखा गया, उसमें था कि एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। यह वर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट लिमिटेड अस टू यूज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये कोई फॉरेन कोई जजमेंट होती पाकिस्तान से बाहर किसी की, अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, किसी कोर्ट की, तो फिर तो था। तो देन वी टुक द सहारा 81E का। वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में ले गए, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए, और एज दिस हाउस हैज द सॉवरन विल टू डिसाइड वट एवर दे वांट टू डिसाइड, और उसमें मैं समझता हूं कि दे हैव ए रीजन टू डिसाइड व्हाट दे डिसाइडेड। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। यानी ये जो सवाल उठ रहा है कि हाउ कम के मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसका मनी बिल जो है वो कैसे रिजेक्ट हो गया, तो उसके पीछे रैशनल है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला 438 तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो एक जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटर को एक तरफ भी रख दें, तो हमने पूरी कोशिश की कि अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो इसके तहत फिर हम एक चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे वी कैन प्रोसीड। तो आपने देखा, आपने चेयर किया, इस हाउस में वो बिल पेश हुआ 81E के तहत, काबीना ने अप्रूव किया और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। नाउ ऑब्वियसली द हाउस इज सॉवरन, नोबडी कैन डू एनीथिंग। उसके नेक्स्ट हमने देखा कि फिर जो एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जी नहीं, आप ये पेमेंट करें, स्टेट बैंक ये पेमेंट करें। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। ये समझने वाली बात है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है, जो हमारे FCF अकाउंट में पैसे पड़े हैं 21 बिलियन तक हमने उसको रोक लिया है। आपको याद होगा, होता था चेक गुड फॉर पेमेंट, कि अगर मैंने अपना चेक इशू किया और मैं अपने बैंक के पास गया, वो जो मैं जिसको देना है वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं पता चेक होगा कि नहीं, वो पीछे गुड फॉर पेमेंट, वो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ब्लॉक कर लेते। तो स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने इसको फॉलो करना ना फाइनेंस के। अच्छा, अब मामला आ गया कि फाइनेंस विल ऑथोराइज एंड देन दे विल रिलीज। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो।
और यहाँ सबसे जो बड़ी बात थी वो 6 अप्रैल की करारदाद है, जो कि कैटेगोरिक फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं। तो उसके नतीजे में आपने देखा कि एक और फिर ऑर्डर आ गया, और वो जो ऑर्डर था वो दोबारा उसमें जो मुख्तलिफ जो अभी जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ एक्सप्लेन की हैं। मैं सबसे पहले तो जब ये ऑर्डर आया तो मैं समझता हूँ कि राइटली सो स्टैंडिंग कमेटी ने अपना सू मोटो, उसका आपकी फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली है, उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर थ्रेडबेयर डिस्कशन द स्टैंडिंग कमेटी रिजॉल्व and directed the finance division that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the finance division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis ex post facto approval. इसमें मैं जरा थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूं जी. In order to avoid any future complication whereby the funds are released and ex post facto approval granted, the above course has been recommended. तो ये था जी इस ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू ऑफ नेशनल असेंबली का फैसला, और उसके नतीजे में ऑब्वियसली हम वापस फाइनेंस डिवीजन फेडरल कैबिनेट को लेके गई, और उस के नतीजे में वी टुक ए मोशन अप्रूवल ये हुआ हमारा काबीना से दैट सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 21 बिलियन बी ग्रांटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट to meet the expenditure other than charged during the financial year ending 30 June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan demand number 64A. तो जनाब स्पीकर, इसको भी इस हाउस ने इसको भी वोट डाउन कर दिया। अब ये एक अगर जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन यही है कि जी किसी मिनिस्ट्री की अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, अगर काबीना या प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड है तो उसका एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक समरी मूव होती है, उसमें थ्रेड बेड डिस्कशन होती है, ईसीसी अप्रूव करती है, फिर आफ्टर मुस्तफा इम्पैक्ट्स वो स्टैंड अलोन फिर भी अप्रूवल फाइनल नहीं है, वो काबीना को या काबीना की मीटिंग में या थ्रू सर्कुलेशन काबीना अप्रूव करती है। अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें हाउस ने पहले 6 अप्रैल को करारदाद पास कर दी और अपनी सेंस दे दी। दूसरी दफ़ा एक अटेम्प्ट की गई कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसके तहत कोई ट्रांजैक्शन हो सके। वो इंस्ट्रूमेंट, वो बिल था, वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था जो ट्रांजैक्शन को करने के लिए था, वो ट्रांजैक्शन इटसेल्फ नहीं थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, जब वोट ये एक्सपेंडिचर को तीसरी दफ़ा लेके आए तो उसको भी हाउस ने अप्रूव नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये इन हालात में अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है कि जी ये पेमेंट जो मैं आपकी इजाज़त से ये ज़रा चंद अल्फाज पढ़ देता हूं जी। When viewed from this perspective, the rejection, ये पैरा 8 है ऑफ दिस ऑर्डर जो 19 का है, रिजेक्शन ऑफ डिमांड नंबर 64A जिसका मैंने अभी जिक्र किया और इस हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, हैज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस। One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. यह पैरा नंबर 8 है 19 अप्रैल के ऑर्डर का। The learned Attorney General categorically stated that this was not so. The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of the National Assembly. मैंने अभी अंडरलाइन किया है कि ये स्टैंडर्ड तो मनी बिल पास होते हैं, बजट पास होते हैं सारी दुनिया में। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर बाय हाउस ने अपनी सेंस पहले दे दी, एक अटेम्प्ट किया कि एक इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसके तहत फाइनेंस को उसको मूव कर सके पेमेंट के लिए प्रोसेस, वो रिजेक्ट हो गया। फिर एज सच एक्सपेंडिचर की आ गई उसमें 82(2) के नीचे कि वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये आगे जो मैं समझता हूँ कि जो लिखा है ऑर्डर वो ज़रा सुन लें।
For present purposes, we accept the statement made by the learned Attorney General. The other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous. मैं समझता हूँ कि ये बड़ा strongly worded है. That means कि यहाँ सारे जो लोग बैठे हैं, क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? They know what they're doing. They have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज है, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड. दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट. सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि for present purposes we accept the statement made by Attorney General. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification तो उधर होती है जब के आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया. ये तो इन्होंने बड़ी एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये अपना फैसला सुना चुके हैं. मैं समझता हूँ कि क्या ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे. वी आर पासिंग 90 डेज. क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे. तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की इलेक्शन आगे चले गए. क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे? सो देयर आर प्रेसिडेंट्स. आपका आर्टिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन. उसमें कोई खराबी नहीं है. आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाज़त दें, चूँकि मैं इस टॉपिक पे पहले नहीं बोला, कि क्या हमें मालूम नहीं है कि 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है इस मुल्क के लिमिटेड और बड़े महदूद वसाइल के बावजूद सेंसस के ऊपर. 2017 में भी यही हुआ. बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए, सेंसस मुकम्मल हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई. अभी भी प्रॉब्लम शुरू है सेंसस पे. बाय द वे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी पड़ी. 2 सूबों का विदाउट नेमिंग देम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे. अल्टीमेटली क्या हुआ, चूंकि सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा जी कि पिछले सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन करवा लेते. यानी बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवा लेते हैं. और उसके लिए आइन में हमें तरमीम करनी पड़ी इन दोनों हाउसेज में. और वो प्रोवाइजो डाला गया कि जी जो 2018 के इलेक्शन है वो माजी का जो पिछला सेंसस है उसके ऊपर होंगे. आपको याद हो जी, ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रोविजनल सेंसस के ऊपर. लेकिन एक प्रोवाइजो डाला गया और उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी भी सेंसस की रिपोर्ट किसी वक्त भी ड्यू है, उसका अपना एक प्रोसेस है, डीलिमिटेशन होगी, सब कुछ होगा. और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी. इस सेंसस के ऊपर भी ऑलरेडी मैं मीडिया में भी पढ़ रहा हूँ, साथियों से बातें भी सुन रहे हैं. तो वो एक आपका मसला है. तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या एक दिन अगर आपका इलेक्शन एक्ट, फिर किस मर्ज की दुआ थी. इधर हमने जो दोनों हाउसेज में बैठ के 18वीं तरमीम के मद्देनज़र, और मुझे ये हुक्म किया गया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के अलावा उस कमेटी को भी हेड करूं. हमने 1.25 साल काम किया. इलेक्शन एक्ट 2017 दिया तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे. आपका एक्ट है अभी, इसी यही दोनों हाउसेज हैं, यही पार्लियामानी कमेटी थी. तो आप ये सारी चीज़ों को जो माजी का है आप उसको यानी कहाँ हम फेंक रहे हैं. और मेन जो 18वीं तरमीम में जो स्कीम ऑफ थिंग्स सोची गई, मैं समझता हूँ कि उसमें आपको याद होगा बड़ी उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि जी कम से कम हर जगह पे केयर टेकर हो, हर जगह पे एक ही चारों सूबों में फेडरल गवर्नमेंट एक वक्त में इलेक्शंस हो. अब आपके पास 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, या 4 एक केयर टेकर बैठी होगी, 3 हुकूमतें और एक सूबे में इलेक्शन हो रहे होंगे. अब उसके बाद जो ये प्रोसेस इज नॉट एनविसिज्ड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, एज पर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017. सो हम उसको भी वायलेट कर, उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया. उसको भी छोड़ें, क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है कि जहां हम आज खड़े हैं, जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं,
ये सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्वॉगमायर। पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल रहा है, इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। ये 2018 में पिछली हुकूमत को दुनिया की 24वीं मईशत बना के हैंड ओवर किया गया था। उनको 2% फूड इन्फ्लेशन पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 4% जनरल इन्फ्लेशन में हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 6.25% पॉलिसी रेट पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको बेहतरीन स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया पे हैंड किया था पाकिस्तान, 5th बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैंड किया था पाकिस्तान। आज हम किधर खड़े हैं? आज हम जो 126 बिलियन की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी, वो इस 5 साल में, पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे हुए इस मुल्क में, पनामा ड्रामा, डॉन ड्रामा, और जो यानी एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को ला के बिठाना, और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े हैं? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मईशत, आज दुनिया की 47वीं मईशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है, जब नए वज़ीर आज़म को पाकिस्तान मिला। 47th इकॉनमी, ये रोने का मुकाम है। चाहिए तो ये था कि सारे मिलके इस मुल्क को, अब कभी कोई एक खड़ी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक नेशनल क्लैमिटी भी आ गई। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कोशिश शुरू की थी और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड क्लैमिटी आ गई। तो बात ये है कि कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? इलेक्शन एक दिन में हो सकते हैं, केयर टेकर, माजी में भी 1-2 मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो है वो जिस भंवर से गुजर रहा है, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस फ्लोर पे कहा था, 5 साल पहले मेरी बात मानी होती, आज पाकिस्तान इस मुआशी मुश्किल में नहीं होता। आज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन पे होते। आई कैन प्रूव विद मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा एंड द एविडेंस। इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको लाएं पब्लिक में आकर, आवाम से माफी मांगे। ये चंद बंदों का खेल था, जिन्होंने डॉन का ड्रामा किया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 साल टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का झूठा इल्जाम लगाया। बात यह है कि वही पाकिस्तान आज तो कुछ और पाकिस्तान होता। चाहिए तो यह था कि प्रेडिक्शन दे के 2030 में पाकिस्तान दुनिया के जो प्रीमियम क्लब है G20 का मेंबर होगा। मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट है। चाहिए तो यह था कि सब मिलके इसको टाइमलाइन को रिड्यूस करते। 20, 25, 26 में जिस स्पीड से आपका मुल्क जा रहा था, आप इजीली उसके मेंबर होते। आज आपका नेबर कंट्री इंडिया उसका मेंबर है और वो 5वें नंबर से 4थे नंबर पे चला गया। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है, इस लेगेसी दे इनहेरिटेड। एंड उसको जाहिर है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा। दे ट्राइंग देयर बेस्ट। दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा। अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले 1 साल में और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी। अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की, जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि किधर है हुब्बुल वतनी, किधर है पाकिस्तान का फिक्र? आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को हम देखें, 1-1 बिलियन के लिए हमें यानी एक मुल्कों में जहां हम कभी नहीं गए थे। लेट मी शेयर विद यू, जो 2011-12 में चाइना से 500 मिलियन के पाकिस्तान ने 2 यानी डिपॉजिट लिए। आज तो आप सबको पता है बहुत डिपॉजिट लिए हुए हैं। वो 500 मिलियन जब मैंने पहले साल मियां नवाज शरीफ साहब थे, 10 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साइन करते थे, पहले यूसुफ गिलानी साहब कहते, शहदाब ने भी एक किया एक दफ़ा, उसका एनुअल रोल ओवर होता था। जब मैं दूसरे साल मियां नवाज शरीफ के पास गया, उनका, डार साहब मेहरबानी करें अगली दफा में साइन न करें, पैसे वापस कर। दिस वाज PMLN पॉलिसी इन 2014, 15, 16। हमने तो किसी से जाके पैसे नहीं मांगे, ये पिछली हुकूमत ने ये काम शुरू किया और जाके छोड़ दिए हमें, चंद रिजर्व छोड़ के चले गए और फिर बड़ी डटाई के साथ मुल्क में सियासत कर रहे हैं। भाई आप अपनी शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दिया, 24वीं इकॉनमी से 47वीं इकॉनमी। तो मैं समझता हूं कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ने तमाशा लगाया हुआ है, उसको अपना सोचना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं इस तमाम तबाही का। और अल्लाह के फजलो करम से कोई हम नाउमीद नहीं है। जो कर्व डिक्लाइनिंग था वो रुक चुका है। दुनिया परेशान है कि ये कैसे अपनी कमिटमेंट्स वक्त पे पूरी कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह इनको स्क्वीज कर रहे हैं। ये IMF जो था, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तो कभी प्रायर एक्शन होते ही नहीं थे।
ये पहली दफ़ा है, मैंने 25 साल में डील कर रहा हूँ कि जी प्रायर एक्शन सारे करे, अच्छा वो भी हो गए, अच्छा जी अपने दोस्तों से लिखवा के दे दे, वो भी। एजेंडा इज समथिंग डिफरेंट। वी शुड बी, हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है, और मुल्क को खड़ा करना है एक कॉमिटी ऑफ नेशन में, एक इज्जत और एहतराम के साथ। और पाकिस्तान में कैपेसिटी है। आप अल्लाह ताला के फजलो करम से टाइम जितना भी थोड़ा है, यू विल सी के एक्शंस होंगे। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाएगा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो दुनिया देखेगी। इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स ओनली। तो बात यह है कि हमें आगे चलना है, हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वेस्ट है ना, आधे से ज्यादा वक्त इस लिटिगेशन में लगा हुआ है, आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी। वो भी काम करने दो, मुल्क को इस क्वागमार से निकालने तो वो नहीं है। तो यही है कि इनको इसी चक्कर में बिजी रखें। तो मैं समझता हूँ जी कि कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनी पैरामीटर आप ले लें, इट डज नॉट जस्टिफाई कि जी जो कुछ हो रहा है ये हो। हैविंग सेड दैट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मेरी गुजारिश ये है कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जहाँ पे वज़ीर आज़म बैठे हैं, ये और बाकी साथी हैं अपने व्यू देंगे, लेकिन दिस हाउस शुड डिसाइड। आपने एक रेजोल्यूशन के जरिए वज़ीर आज़म को, काबीना को मना किया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ काबीना लाई, उसको आपने रिजेक्ट किया, आपने डिमांड लाए वो वोटिंग एक्सपेंडिचर, आपने उसको नहीं किया। तो आप बताएं कि क्या करना है। मेरी आपके तवज्जुह से मोअज़्ज़ज़ हाउस से ये गुजारिश है कि वो कल तक हमें गाइड करें कि हम क्या करें। मैं या काबीना में कभी काबीना को ये नहीं मशवरा दूंगा मैं कि जी आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें। जो कहा जा रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। ये आप अस्यूम नहीं कर सकते कि जी आप जाएं और आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे दे दें, और फिर जून में ये कोई गुलाम है बैठे हुए कि ये हमारी बात मान के चौथी दफ़ा फिर उसको वोट दे देंगे, नहीं हम पास कर देते। क्यों? इन्होंने किया है, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। देयर इज ऑलरेडी हिस्ट्री। वी सिंपली कैन नॉट डिस्पर्स दिस मनी। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हाउस अपनी विजडम और अपनी प्रूडेंस के साथ गाइड करे फेडरल गवर्नमेंट को और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें इसके नतीजे में। क्योंकि कल जो डेट है क्लोज ऑफ 27, वी हैव टू जस्ट डू व्हाटएवर वी हैव टू डू। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।